हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी क्लास 9th की फिजिक्स की तीसरी क्लास है। इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी एवरेज वेलोसिटी के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे एवरेज की बात हो जाती है वो टोटल को बताता है। जैसे मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोला था, क्योंकि विस्थापन जो होता है, वेग विस्थापन परिवर्तन की दर को बताता है। जब भी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का रेशियो ही एवरेज वेलोसिटी होगी, यानी कि कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल। उसी प्रकार जब हमने एवरेज स्पीड की बात की थी तो हमें पता है कि स्पीड, जिसे हम चाल कहते हैं, वो दूरी और टाइम का रेशियो होता है। और जब हमें औसत चाल निकालनी हो तो कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय अंतराल का अनुपात ही उसकी औसत चाल कहलाती है। फिर स्टूडेंट, हमने डिस्प्लेसमेंट पे बात की थी। मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट वस्तु की स्थिति की परिवर्तन को बताता है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, यानी कि इसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, मीन्स कि इसमें विस्थापन हो रहा है। और किस डायरेक्शन में स्थान परिवर्तन हो रहा है वो उसकी डायरेक्शन को बताती है। यदि हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये इसकी प्राइमरी पोजीशन है जहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ कर रही है, और ये इसकी इंड पोजीशन है जहाँ पर वस्तु आकर रुक गई है। इन दोनों ही पोजीशंस की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे ही इसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है। इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट भी मीटर होती है, क्योंकि यह डिस्टेंस को ही बताती है। आज की क्लास में स्टूडेंट हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बेस्ड हैं एवरेज स्पीड और इस एवरेज वेलोसिटी पर। फिर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर। ओडोमीटर मतलब कि जो कार की स्पीड को बताता है, वो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्त करने पर या यात्री समाप्ति पर वो 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति आवर और मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें कार की औसत चाल निकालनी है। हम जानते हैं कि औसत चाल के लिए हमें दूरी और समय, यानी कि कुल दूरी और कुल समय का पता होना चाहिए। तो प्रारंभ में कार का जो ओडोमीटर था वो 2000 किलोमीटर बता रहा था, और जब हमने यात्रा पूरी कर ली तो 2400 किलोमीटर बता रहा था। यानी कि कुल कितनी दूरी तय हुई, 2400 में से 2000 किलोमीटर घटा देंगे, यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी तय की गई। और कितने समय अंतराल में तय की गई, 8 घंटे में, मीन्स कि 8 पंजे 40। तो 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर में। सेम स्टूडेंट, इसी प्रकार जब हम इसकी स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो किलोमीटर पर आवर को जब भी हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, एक रूल है। और जब हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अब देखिए स्टूडेंट, किलोमीटर पर आवर में हमारे पास स्पीड निकल कर आई थी 50 किलोमीटर। इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 250/18। अब 18 का भाग आप 250 में देंगे तो आपको पता है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 250/18। तो 18 कम 18 एक हासिल, मतलब कि 18
एकम 18, यहाँ पे बचा 25, 25 में से 18 को घटाएंगे 7, और फिर 0 तो है ही आपके पास, तो 18 का भाग अब 70 में देंगे, तो 18 तियाँ 54, 18 चौको 72 ज़्यादा हो जाएगा 13, फिर 54, फिर आप घटाएंगे 70 में से 54 को, यानी कि ये 16 आया, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया आपने, तो यानी कि 18 अट्ठा 144, क्योंकि 18 नंबर 162 ज़्यादा हो रहा है, तो 18 अट्ठा 144, 13.88 समथिंग, मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं 13.9 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आएगी मीटर पर सेकेंड में, एवरेज स्पीड। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है कैसे हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, 5/18 की मल्टीप्लाई की, 13.8 में मीटर पर सेकेंड आया, इसको हम 13.9 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड आई 50 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकेंड में स्पीड आई 13.9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। एक तालाब है जिसमें ऊषा तैर रही है और 90 मीटर लंबा है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाना चाहती है, यानी कि यहाँ से तैरकर यहाँ तक जाना चाहती है, और इस दौरान वह कुल 180 मीटर दूरी तय करेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगी 90 मीटर, फिर 90 मीटर वापस आएगी, तो यानी कि 180 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 मीटर में। तो ऊषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं औसत वेग निकालने के लिए हमारे पास कुल दूरी बटे कुल समय होगा। कुल दूरी हमारे पास है 180 मीटर, कुल समय यानी कि हमें एक ही सिस्टम में निकालना पड़ता है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, तो 60, क्योंकि 1 मिनट का समय है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 0 से 0, 6 18, तो यह आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी एवरेज स्पीड आई। अब हमें निकालना है इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमें एवरेज वेलोसिटी, ये निकल गया 3 मीटर पर सेकेंड, जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो हम तय कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है कितनी पोजीशन में चेंज हो रहा है, स्थान परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा, वो यहाँ से तैर कर यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से वापस आ जा रही है, मतलब जितना इधर गई उतना ही इधर आई, विस्थापन 0 हो गया, तो इसलिए विस्थापन परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। तो कुल विस्थापन 0 बटे कुल समय, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो 0 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी आई, और जबकि 3 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड आई, क्योंकि स्पीड कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम को बताती है। कुल डिस्टेंस 180, कुल टाइम 60 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, 6 18, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड आया हमारे पास। जबकि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आई वो 0 आई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा था, जितनी ऊषा इस किनारे से तैरकर यहाँ गई उतना ही वो वापस आ गई, तो विस्थापन तो 0 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, आगे है आपके पास वेग में परिवर्तन की दर। देखिए स्टूडेंट, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा विस्थापन में परिवर्तन की दर, जिस प्रकार से वेग कहलाती है उसी प्रकार वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बोलने का मतलब है कि यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है वह उसकी एक्सेलरेशन को बताएगी, यानी कि वेग को बताएगी। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम समान समय में समान दूरियां तय कर रहे हैं, या समान विस्थापन तय कर रहे हैं, या समान वेग तय कर रहे हैं, तो एक समान त्वरण कहलाएगा। लेकिन जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान वेग तय कर रही है तो वो उसकी असमान त्वरण को बताएगी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म
एक्सलेरेशन को बताएगी। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है कि कहीं कहीं पर हर जगह ऐसा तो होगा नहीं कि समान समय में समान वेग परिवर्तन होगा। कुछ जगह समान समय अंतरालों में असमान वेग में परिवर्तन भी होगा, इसीलिए हमें त्वरण की आवश्यकता पड़ी। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि त्वरण जो होता है वो जनरली वेग में परिवर्तन की दर को बताता है। यानी कि माना किसी वस्तु का अंतिम वेग v है और उसका प्रारंभिक वेग u है, तो उसके द्वारा वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, v माइनस यू अपॉन टी। इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। यानी कि एकांक समय में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है वो उसके त्वरण को बताता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार देखिए स्टूडेंट, a=v माइनस यू अपॉन टी से ए त्वरण को बताएगा, भी अंतिम वेग को, यू प्रारंभिक वेग को और टी समय अंतराल को या समय को इंडिकेट करेगा। उसी प्रकार जब हम त्वरण का ऐसा ही मात्रक निकालेंगे कि तो त्वरण का सीधा संबंध किससे है, वेग बटे समय से। तो त्वरण का मात्रक निकालने के लिए वेग का मात्रक आपने निकाला है विस्थापन परिवर्तन की दर, यानी कि मीटर पर सेकेंड अपॉन पुनः सेकेंड, तो सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेग का ऐसा ही मात्रक होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पर बेस्ड हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो, यानी कि जिस दिशा में वेग परिवर्तन हो रहा है उस दिशा में यदि त्वरण हो तो इसे पॉजिटिव लिया जाता है, और यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत हो तो इसे नेगेटिव यानी कि माइनस लिया जाता है। यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन बताएगा कि जिस दिशा में वेग में परिवर्तन हो रहा है वही त्वरण है, और यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत है तो नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया जाएगा। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं स्टूडेंट। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो देखिए स्टूडेंट, पहली केस में क्या कह रहा है, विरामावस्था। विरामावस्था मतलब कि u बराबर 0, जहां से वो चलना शुरू कर रहा है, विरामावस्था या प्रारंभिक स्थिति से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड यानी कि t कितना है 30 सेकंड, 30 सेकंड में वह 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। यानी कि प्रारंभिक वेग u=0 से पहुंचकर अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया है, और कितने टाइम में, मात्र 30 सेकंड में। इसलिए हम जब इसके त्वरण की गणना करेंगे तो a= हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। अब v कितना है, अंतिम वेग 6 माइनस यू प्रारंभिक वेग 0 अपॉन कितने सेकंड में 30। तो अब यह 6 माइनस 0 यानी कि 6 ही आएगा, यानी कि 6 अपॉन 30, इसको आप लिख सकते हैं 6 अपॉन 30। तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, 1/5, 1/5 का मतलब है कि 5 का भाग 1 में देंगे तो जाएगा तो नहीं, दशमलव लगाओगे, यानी कि 0.2, 5 दूना 10, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी क्या निकलेगी, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का मान। अब देखिए स्टूडेंट, पुनः इस क्वेश्चन में आगे वो कह रहा है, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है आगे चलने पर, जब वो इतनी दूरी तय कर ले रहा है उसके बाद वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में, क्योंकि समय कितना लग रहा है ब्रेक लगाने तक 5 सेकंड का, वह 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है उसकी वेलोसिटी। तो आपने साइकिल का त्वरण निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट, इस केस के लिए प्रारंभिक वेग कौन होगा, ये वाला u=6 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग 4 मीटर पर सेकेंड होगा, जहां पे इतना वेग परिवर्तन हो जाता है, और कितने समय में होता है 5 सेकेंड। इसलिए a बराबर
v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर v कितना है बच्चों, अंतिम वेग 4 माइनस u कितना है 6, समय कितना लग रहा है 5 सेकेंड का। 4 माइनस 6 यानी कि ऋण 2/5। तो यहाँ पे यानी कि 5 का भाग 20 में, 2 5 को 20 माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट, ये विपरीत दिशा में है इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताया। इससे पहले की केस में वेग की दिशा में ही त्वरण हो रहा था इसलिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहा था। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पहली स्थिति में, क्योंकि पहली स्थिति में वो चलना शुरू करेगा तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम 30 सेकेंड लग रहा था। सब वैल्यूज पुट कर दिए, 1/5, 5 का भाग दे दिया, 0 लगा के 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर उसी से आगे चल लेते हम। 6 मीटर पर सेकेंड से ब्रेक लगाने में 5 सेकेंड का समय लगा, वेग 4 मीटर पर सेकेंड का हो गया। तो a बराबर b माइनस यू अपॉन टी से माइनस डायरेक्ट, क्योंकि माइनस ये छोटी राशि में से बड़ी राशि को घटाने पर माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज हमने पढ़ा कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं और कैसे हम वेग में परिवर्तन की दर की गणना करते हैं। धन्यवाद। इससे आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।